गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। और मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया। चलो फिर आ जाओ, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो लास्ट लेक्चर भाई अपना लाइट नहीं था, लाइट का प्रॉब्लम हो गया था, लाइट अपना चला गया था। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले थे लास्ट लेक्चर वेक्टर्स फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ओके, तो कूलम्स लॉ का फॉर्मूला हम सबको पता है, दैट इज के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिख के देखना है, डेफिनेटली वेक्टर फॉर्म एग्जाम में आता भी है। ठीक है, आ जाओ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यार तुमने वेक्टर देखा होगा, और अगर वहां का वेक्टर देखा होगा तो यहाँ से वेक्टर रिवाइज होगा। और जिसने वेक्टर नहीं पढ़ा होगा, अगर 11th का उसको याद भी है, तो देखना अब इसके बाद से तुम्हारी 11th की चीजें कैसे धीरे धीरे रिवाइज होना स्टार्ट हो जाएंगी। ओके बच्चों। हाँ, एक और बात, आप में से जिन बच्चों का बेसिक मैथ्स बहुत कमजोर है, ठीक है, तो बेसिक मैथ्स का एक कोर्स मींस क्लास 11th के लिए लेक्चर्स अपलोड होना स्टार्ट हो गए हैं। तो आप लोग बेसिक मैथ्स वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। और बेसिक मैथ्स कंप्लीट करना मस्ट है। अगर कंप्लीट नहीं किए हो जाके कर लो, अगर 160 प्लस स्कोर करना है तो। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे भाई अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, डेफिनेटली ये कोऑर्डिनेट 2D नहीं है, ये कोऑर्डिनेट 3D है। ठीक है, बट हमने 2D लिया हुआ है ताकि समझने में सिंपल हो। 3D में हम केवल के कैप एक्स्ट्रा लगा देते हैं उसके अंदर। आ जाओ। तो यहां पर अपने पास दो चार्ज है, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2। ओके, अब यहां से जरा डिस्टेंस जोड़ो इसको, ये मेरा बन जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ R1। ओके, ये मेरा बन जाएगा पोजीशन वेक्टर R2। ठीक है, अब ध्यान देना कि यहां पे हो क्या रहा होगा। यहां पर इस रीजन में ये Q1 Q2 को रिपेल कर रहा होगा, है ना? ये Q1 Q2 को रिपेल कर रहा होगा, और यहां पर ये Q2 Q1 को रिपेल कर रहा होगा। बिल्कुल ठीक है, Q1 Q2 को रिपेल कर रहा है, Q2 Q1 को रिपेल कर रहा है। ओके, चलो। तो अब जरा ध्यान से देखो कि यहाँ पे मैं लिखूंगा कैसे। यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, और ये मेरा होगा फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, मतलब Q2। ठीक है, तो इसको इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं? F12 को लिखते हैं हम लोग फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। सेकेंड वाले की वजह से वन पे फोर्स कितना है, एंड फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। ओके, रुक जाओ, थोड़ा इसको नीचे कर देता हूं मैं। अरे यार, थोड़ा सा ऊपर। हम्म, चलो। क्या हो जाएगा मेरा? ये फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। कोई डाउट यहाँ पर? नहीं। अब देखो, एक सेम बात क्या होगी मालूम है कि इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होगा, कि जितना फोर्स Q1 Q2 पे लगाएगा उतना ही Q2 Q1 के ऊपर भी लगाएगा। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। इनका केवल डायरेक्शन अलग है, बट मैग्नीट्यूड सेम होगा। मैं तो इन दोनों को मैं मैग्नीट्यूड F के बराबर मान लेता हूँ। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? नहीं। ओके, अच्छा, इन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना है बच्चों, जरा इसको बताना। ध्यान दो, ये वेक्टर है, तो मैं यहां से एक वेक्टर ले सकता हूं। ओके, आप लोग बोलोगे नहीं सर आप यहां से ले लो। भाई कैसे भी ले लो, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही रहेगा। ओके, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। अब अगर ध्यान से देखो तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ आर वेक्टर बोल सकता हूँ। बिल्कुल। अब अगर आपको वेक्टर एडिशन याद हो तो R1 प्लस आर वेक्टर यहाँ पे हो रहा होगा, इसके हेड पे आर का टेल है, तो R1 प्लस, कहीं पे शिफ्ट कर लोगे अपने आप को मैं। हम्म,
चलो यहीं पे लिखता हूँ, R1 प्लस आर वेक्टर इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है, इनिशियल टिल से फाइनल हेड, दैट इज R2 वेक्टर। ओके, तो यहाँ से मेरे को R वेक्टर कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज योर R2 वेक्टर माइनस ऑफ R1 वेक्टर। तो यहाँ से मेरे को R वेक्टर कितना मिल गया, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल भी। चलो अब जरा यहाँ पर ना ये फोर्स F लिखने का ट्राई करो। फोर्स F कितना मिल जाएगा, K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाय इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, बट मैं इनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लूंगा, ध्यान में रखना। मैं क्या लूंगा, मैं इनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लूंगा। तो मैं यहां पे सिर्फ क्या लिखूंगा, R2 माइनस R1 लिखूंगा। ओके, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो यहां पे क्या मिलने वाला है, सोच के बताओ एकदम जरा। अगर मैं यहाँ पे, इसका स्क्वायर नहीं होगा ये, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का स्क्वायर। क्लियर एकदम, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। क्या ये पूरा लिखा है मैंने, सोच के बताना जरा यहाँ तक, क्या ये मैंने पूरा लिखा है, बिल्कुल भी नहीं बच्चा। यहाँ पे डायरेक्शन की कमी है। डायरेक्शन कौन सा लिखूंगा मैं, डायरेक्शन यहाँ पे लिखूंगा एफ कैप। रुको जरा रुको, एफ कैप यहाँ पे मेरा डायरेक्शन बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं किसकी बात करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे बात यहाँ पे करूंगा F12 की। आप दोनों में से कुछ भी निकाल सकते हो, तो मैं F12 निकालूंगा। किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले वो वेक्टर लिखता हूं मैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, उसके बाद में उसका मैग्नीट्यूड लिखता हूं मैं F12 इंटू उसके ऊपर जो डायरेक्शन है वो। किसी भी वेक्टर को लिखने का ये प्रॉपर मेथड है। तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड कितना मिला है, इतना मिल गया मेरे को। अच्छा रुको रुको, सॉरी यार, यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी है ना, इसलिए ये वेक्टर नहीं आएगा, सिंबल यहाँ पे नहीं आएगा वेक्टर का। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1 का स्क्वायर इनटू F12 क्या होगा। F12 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान दो यहां पर, देखो डायरेक्शन ऑफ F12 किसके अपोजिट में, R21 के, R2 माइनस R1 के अपोजिट में। ओके, तो ये पॉइंट नोट कर लेना, डायरेक्शन ऑफ F12 is opposite to direction of R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। मतलब कि यहां पर मैं इसके जगह पे इसका डायरेक्शन भी लिख सकता हूं ना। और अगर आपको याद हो तो वेक्टर मैंने लिखना कैसे बताया था, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड A वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू ए कैप। तो मेरे को ए कैप चाहिए यहाँ पे अब, तो ए कैप इक्वल्स टू उसका वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। ओके, ऐसे लिखते थे हम लोग। तो यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ R2 माइनस R1 कैप की। ओके, R2 माइनस R1 कैप की बात कर रहा हूँ मैं। क्या हो जाएगा, ऊपर इसका क्या आएगा, वेक्टर आएगा R2 माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। सॉरी बच्चों। ओके, चलो ये हो गया। मतलब मैं इसके जगह पे इसका डायरेक्शन लिख सकता हूँ, लेकिन ये अपोजिट में है तो मैं माइनस में लिखूंगा इसका डायरेक्शन, तो इट इज माइनस ऑफ, ठीक है, माइनस ऑफ R2 वेक्टर माइनस ऑफ R1 वेक्टर डिवाइडेड बाय R2 वेक्टर
माइनस ऑफ R1 वेक्टर। कुछ दिखा, कुछ यहाँ पे चमक रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, F12 के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, अच्छा माइनस बाहर निकाल लो, माइनस नीचे क्यूब बन रहा है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब इंटू R2 वेक्टर माइनस ऑफ R1 वेक्टर। ये हो गया मेरा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अब कोई बोलेगा सर आप 1 2 से भी निकाल के दिखाओ, बच्चा कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, वैसे माइनस नहीं आएगा वहां पे क्योंकि आर ये R2 माइनस R1 और F21 का डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। ओके, तो अगर यहाँ पे मैं इसका इक्वेशन लिखना चाहूँ, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, बस ये पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा तो K टाइम्स Q1 Q2 K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 का क्यूब इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आपको? बिल्कुल भी नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप सबको अच्छे से समझा होगा और कोई डाउट होगा तो आप लोग जरूर पूछेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हम, इतना लिख लो फटाफट। ओके, कुछ और पॉइंट लिख दो क्या, जैसे इसके लिए डायरेक्शन लिख देता हूं मैं, डायरेक्शन ऑफ F21 is same as that of direction of R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। क्लियर एकदम? चलिए, तो यहाँ पे डायरेक्शन सेम है इसलिए पॉजिटिव बन जाएगा। ओके, आ जाओ। तो यहाँ से एक चीज और देखने को मिल रही है, क्या कि F12 इज माइनस ऑफ F21। ये प्रॉपर कौन सा पेयर बन रहा है, ये प्रॉपर एक्शन रिएक्शन पेयर बन रहा है। ओके, ये प्रॉपर पूरा पूरा एक्शन रिएक्शन पेयर बन रहा है। कोई डाउट यहां तक? नहीं। तो एक काम किया जाए, अब क्वेश्चन सॉल्विंग देखा जाए। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। हाँ आ जाओ, कैटेगरी वेक्टर बेस्ड प्रॉब्लम मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन जो है आपका, ये जेई मेंस का PYQ है, ईयर नहीं लिखा है मैंने। ओके, बट ये आपका जेई का ही PYQ है। क्वेश्चन देखो, फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज Q1 300 माइक्रोकूलम। माइक्रो मतलब कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻6। ओके, कितना होता है? 10⁻⁻6 होता है। ओके, ड्यू टू चार्ज Q2 minus 10 माइक्रोकूलम, if the position between charges this and this, okay, 1 minus 1 2 and, ठीक है, तो बताइए कैसे होगा यहाँ पर। ये डायग्राम की जरूरत मेरे को पड़ेगी तो इसको मैं उठा लेता हूं, आप लोगों को ड्रॉ करना है लेकिन, ठीक है। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, इसको निकालो जरा। यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट दिया गया है, इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया गया? 1 -1 2, इसका कितना दिया गया? -1 1,2। अब एक बात ध्यान में रखना, वेक्टर्स के अंदर दो दो आंसर पॉसिबिलिटीज होगी लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। ओके, तो यहाँ पर आप लोग खास करके वेक्टर वाले को ढंग से रिजॉल्व करना। अगर आपने F12 लिया है तो आप 1 2 को ही सॉल्व करना, समझ गए? इसको मैं पॉइंट A मान लेता हूँ, इसको मैं पॉइंट B मान लेता हूँ, सॉरी। तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा AB वेक्टर। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या मिलने वाला है? अभी लिखा था हमने, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज नथिंग बट K टाइम्स
Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 का स्क्वायर। क्यूब में मत लिखना, आप गलती से मत लिख देना क्यूब में। अब यहाँ पे हम लोग ए बी कैप को सेपरेटली सॉल्व करके देखेंगे। ओके, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा, यहाँ पे आएगा अपना वो कैप कैप वाला टर्म R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1। ओके, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? नहीं। चलो अब यहाँ पे मुझे ना ए बी वेक्टर निकालना है। कैसे आएगा ए बी वेक्टर? तो ए बी वेक्टर इज नथिंग बट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, इतना तो हम सबको पता ही है। तो इसमें वेक्टर कौन कौन से हैं? माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, माइनस ऑफ आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। ओके, जिनको नहीं आता मैं एक एक स्टेप यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। पहले ब्रैकेट ओपन करो, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस ऑफ आई कैप माइनस माइनस प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। कितना मिल गया आपको यहाँ पर? माइनस आई कितना बन रहा है? ये आपका बन रहा है -2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। क्या मिल गया आपको? ये ए बी वेक्टर मिल गया। ठीक है, अब अगर ध्यान दो तो इसी फॉर्मूला में मैं इसके जगह पे ए बी वेक्टर भी तो लिख सकता हूं। मैं इसके जगह पे ए बी वेक्टर भी तो लिख सकता हूं यार, ए बी कैप। ओके, डायरेक्शन तो यही है ना, समझ रहे हो? कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? चलिए बहुत बढ़िया, नहीं होनी चाहिए वैसे तो यहाँ मेरे को ए बी मिल गया। तो यहाँ पे फॉर्मूला मेरा क्या बन जाएगा ओवरऑल? अब ये आपका बनने वाला है वेक्टर ए बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए अब। चलिए, देखिए करने को तो क्यूब भी कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं आपको स्क्वायर से ही करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आ जाओ। F12 इक्वल्स टू के की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁻⁹ कितना होता है ये? Q1 माइक्रोकूलम, मतलब 300 × 10⁻⁻⁶ माइनस ऑफ 10। अब एक बात बताओ, मैं माइनस लूंगा कि नहीं लूंगा? सोच के बताओ जरा। हम्म, माइनस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? यहाँ पर माइनस बिल्कुल भी नहीं आएगा, पता है क्यों? क्योंकि ये इसका मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड में हम साइन नहीं रखते हैं, ध्यान में रखना एकदम। तो ये आपका क्या बन जाएगा? 10 × 10⁻⁶ दी होल डिवाइडेड बाय, इसका मैग्नीट्यूड कितना मिलने वाला है? जरा साइड में सॉल्व कर लो। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा? ऐसे निकालूंगा, -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। कितना मिल जाएगा? 4 + 4 + 1 9, 9 का रूट 3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 3 का स्क्वायर हो रहा है। ओके, 3 का स्क्वायर हो रहा है, तो ये आपको मिल जाएगा 3 का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, इनटू वेक्टर ए बी क्या है आपका? -2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। अच्छे से लिखता हूँ, -2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप दी होल डिवाइडेड बाय ए बी का मैग्नीट्यूड अभी निकाला हमने 3। ठीक है, चाहिए तो ए बी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिख लो यार। -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा? √9 इक्वल्स टू 3।
और एक बात ध्यान में रखना बच्चों, ऑनलाइन का सबसे बड़ा रोग बैकलॉग, बैकलॉग बनने मत देना आप लोगों के। चलिए कैंसल आउट किया जाए। आइए, तो 3 स्क्वायर से 9 निकल जाएगा। फिर पावर को अगर सॉल्व किया जाए, 10 की पावर -5, फिर 10 की पावर -6, और -5 -6 -11, -11 में से 2 गया, 10 की पावर 9। तो यहाँ पे 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो यहाँ पे क्या मिला, 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -9 डिवाइडेड बाय, आपको यहाँ पे कुछ नहीं आएगा डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर पूरा निपट गया है, इनटू -2 i कैप +2 j कैप -k कैप। कितना मिल गया आपको, -2 i कैप +2 j कैप -k कैप। दैट इज योर F12 वेक्टर, फोर्स ऑन 2 डिवाइडेड बाय फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ओके, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, वेक्टर प्रॉब्लम इतने सिंपल होते हैं। गलती से ये वाले चीज में चार्ज का साइन रख मत देना, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड होता है। ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, वेक्टर एफ इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ इनटू एफ कैप। तो भैया ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड में सिर्फ नंबर आएगा, साइन नहीं आएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम, तो आंसर क्या है अपना, अपना आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर एकदम। चलिए, तो अपना अगला टॉपिक है सुपर पोजिशन। ओके, सुपर पोजिशन देखिए जरा क्या होता है। लेट सपोज करो मैंने इसको माना कि ये माइनस चार्ज क्यू नॉट है, मान लिया मैंने कि ये माइनस चार्ज कितना, ये माइनस चार्ज क्यू नॉट है, और ये बाकी के तीन अपने पॉजिटिव चार्जेस है। ये है +Q1, ये है +Q2, ये है +Q3। ओके, अब ध्यान ध्यान देना, इसको क्या होगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, रुक जाओ यार थोड़ा सा थिकनेस चाहिए, ये इसको यहाँ पे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ओके, फिर उसके बाद में Q0 को Q1 अपनी ओर खींचेगा, फिर Q2 Q0 को अपनी ओर खींचेगा, देन Q3 इसको अपनी ओर खींचेगा, और Q3 Q0 को अपनी ओर खींचेगा। तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है। अब मेन मुद्दा ये है कि Q0 पे तीनों एक साथ फोर्स लगा रहे, तो मन में डाउट आएगा, महाराज ये बताओ, क्या Q1 Q2 पे फोर्स नहीं लगा रहा, क्या Q2 Q1 पे फोर्स नहीं लगा रहा है, क्या Q1 Q3 पे फोर्स नहीं लगा रहा है, क्या ऐसे फोर्स के कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे बच्चा, ऐसे फोर्स के कॉम्बिनेशन भी बनेंगे, लेकिन उन सारे फोर्स की वैल्यू अलग अलग होगी, जो दूसरे फोर्स को इफेक्ट नहीं करेगी। ध्यान में रखना, जो दूसरे फोर्स को इफेक्ट नहीं करेगी। लेट सपोज कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज R01, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, R02, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, R03। ओके, R03। ओके, अब जरा इन सब की वैल्यू तो बताओ यार, वैल्यू ऑफ F01, फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 1, मुझे पता करना है कि Q0 पे कितना फोर्स लगा है। तो फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 1 वैल्यू क्या मिल जाएगा, K टाइम्स Q1 Q0 डिवाइडेड बाय R01 का स्क्वायर। ओके, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं, फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 2 कितना मिल जाएगा, K टाइम्स Q1, सॉरी, K टाइम्स Q2 Q0 डिवाइडेड बाय R02 का स्क्वायर, फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 3 इक्वल्स टू K टाइम्स Q3 Q0 डिवाइडेड बाय R03 का स्क्वायर। ओके, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर टोटल रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा होगा, टोटल फोर्स रिजल्टेंट ऑन O। ओके,
अच्छा रंग ही नहीं मिल रहा है यार। रिजल्टेंट ऑन जीरो। चलो, तो कितना फोर्स मिल रहा होगा? दैट इज F01 प्लस F02 प्लस F03। ओके, तो ये तीनों मिलके इसके ऊपर इतना फोर्स लगा रहे हैं। क्या ये दोनों एक दूसरे पर नहीं लगा रहे होंगे? बिल्कुल लगा रहे होंगे यार, लेकिन हम लोगों को उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। क्लियर? एक क्वेश्चन देता हूं आपको, लिखो। ये बोर्ड्स में आ सकता है फॉर एमसीक्यू पर्पस। ओके, डस, नॉट डोज, डस force between 1 and 2 changes when 3 is placed in system? 3 is placed in system. क्वेश्चन है yes और no। देखो, ठीक है, तो दो चार्जेस रखे हैं 1 एंड 2। अगर मैं वहां पे तीसरा चार्ज भी लेके आता हूँ उस सिस्टम में, तो क्या यहाँ पर Q1 और Q2 के बीच का फोर्स चेंज होगा? यस और नो? आंसर इज नो, फोर्स चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब क्यों चेंज नहीं होगा वो देखो। देखो, अपने पास चार्जेस है। ये अपना कौन सा चार्ज हो गया? Q1। मैंने ऐसा ही सेम चार्ज यहाँ पर रख दिया। ये चार्ज कौन सा होगा मेरा? Q2। अब डेफिनेटली इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि इनके बीच में कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस है। ओके, अब जो फोर्स लग रहा होगा इनके बीच में, Q1 Q2 को यहाँ पे रिपेल कर रहा होगा, Q2 Q1 को यहाँ पे रिपेल कर रहा होगा, और इनके बीच का डिस्टेंस होगा R। तो जरा फोर्स की वैल्यू तो बताइए यार, जो यहाँ पे लग रहा होगा मैग्नीट्यूड में, K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। यहाँ पे फोर्स कितना लगा रहा होगा? F इक्वल्स टू K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। लेकिन जस्ट इन केस ऐसा समझो कि मैं अगर इनके बीच में कोई फोर्स लाके रख दूं, सॉरी मैं कोई चार्ज लाके रख दूं, दैट इज Q3 Q3। ओके, अब इनके बीच में डिस्टेंस होगा कुछ तो। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर ध्यान से देखना कि Q3 Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगी। एक काम करता हूँ, जरा इसको ना वेरिएबल्स में लिख देता हूँ मैं। देखो, आप लोग कैंसिल मत करना, लिख के रखो उसको। ये होगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 एंड फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। कितना होगा? K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। मैग्नीट्यूड तो इतना ही होगा इनके बीच में। ये फोर्स कौन सा है? कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3। ऐसा ही एक फोर्स यहाँ पे लगेगा। ओके, ये फोर्स कौन सा होगा? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। भाई फर्क थोड़ी पड़ रहा है इससे कुछ। F12 F21 थोड़ी चेंज हो जाएगा, भले यहाँ पे वैसे ये फोर्स लगाएगा, भले इसका डायरेक्शन चेंज होता है, रिजल्टेंट चेंज होगा, लेकिन F1 और 2 के बीच का फोर्स चेंज नहीं होगा। ओके, तो यहां से जो वेरी करने वाला है, यहां से जो
वेरी करेगा, वो वेरी करेगा, रिजल्टेंट फोर्स उनके बीच में चेंज नहीं होगा। ओके, तो एफ रिजल्टेंट विल वेरी, रिजल्टेंट फोर्स वेरी करने वाला है, उन दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स वेरी नहीं करेगा ड्यू टू 3। देखो जैसे कि ये चार्ज यहाँ पे जा रहा था, ये चार्ज यहाँ पे जा रहा था। ओके, अब ये Q3 इसको यहाँ पे लगाएगा, Q3 सॉरी Q3 इसको यहाँ पे लगाएगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ जाएगा, हाँ या ना, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ जाएगा, लेकिन इनके बीच का ये फोर्स तो कांस्टेंट ही है, ये फोर्स थोड़ी बदलने वाला है, समझ रहे हो, ये फोर्स नहीं बदलेगा, सिर्फ और सिर्फ पूरे सिस्टम की सिर्फ इनका रिजल्टेंट चेंज होगा, इनके बीच का फोर्स चेंज होने वाला नहीं है, ध्यान में रखना इसको। ओके, अब यहाँ पे जो फोर्स बिटवीन 1 एंड 2 है, किस पे डिपेंड कर रहा है, ये ध्यान देना, फोर्स बिटवीन 1 and 2 depends upon Q1, Q2 and R12, R12 इनके बीच का डिस्टेंस, R21 भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है ऐसा कुछ। ओके, चलिए समझ गया, आगे बढ़े अब क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। सॉरी बच्चों, आई डोंट नो यार, आज नींद बहुत आ रहा है मेरे को, पता नहीं, मौसम भी शायद बारिश का हो गया ना, इसके लिए मौसम भी काफी ठंडा ठंडा है, इसलिए नींद आ रहा हो। चलूंगा लेक्चर के बाद एक चाय पीते हैं यार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अब देखो, एक हैबिट जो आप सबको डेवलप करनी है बच्चा, क्वेश्चन रीड करने की, ये वो हैबिट है जो बहुत कम बच्चों के अंदर होती है, अरे पूरा रंग गया, ये वो हैबिट है जो बहुत कम बच्चों के अंदर होती है। ओके, अच्छा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिस आर आइडेंटिकल मेटेलिक स्पीयर, फर्स्ट ए एंड बी आर मेड इन कॉन्टेक्ट एंड देन सेपरेटेड, देन बी एंड सी एंड देन सी एंड डी। देखो यहाँ पे चार मेटेलिक स्पीयर दिए गए हैं, सेम मतलब आइडेंटिकल लिखा है, मतलब सेम रेडियस के होंगे। ओके, तो सबसे पहले मैंने ए और बी को कांटेक्ट में लाया, फिर सेपरेट किया, फिर सेपरेट होने के बाद में बी और सी को कांटेक्ट में लाया, फिर उनको सेपरेट किया, फिर सी और डी को कांटेक्ट में लाया, तो फाइंड द फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ए बी सी डी पे फाइनल चार्ज कितना होगा, फोर्स बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में इंटरेक्शन कैसा होगा, अट्रैक्शन अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सन। नालायको अभी देख के मत बोलना सर अट्रैक्शन होगा, आंसर चेंज भी हो सकता है, ध्यान में रखना। क्लियर, इफ बी एंड सी आर प्लेस्ड एट 3 मीटर अपार्ट फाइंड द फोर्स बिटवीन देम। किया जाए अब सॉल्व, चलिए आई, तो चार मेटेलिक स्फीयर है मेरे पास, ए बी सी और डी। कितना दिया हुआ है चार्ज, 10 10 कूलम दिया है, देन 4 कूलम दिया है, 9 कूलम दिया है एंड माइनस 12 कूलम दिया। ओके, चलिए तो सबसे पहले ए और बी को कांटेक्ट में लाते हैं, जैसे ही ए और बी को कांटेक्ट में लाऊंगा मैं, क्या होगा, इनके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बिल्कुल होगा। ओके, ए वाला पार्ट, ए एंड बी इन कांटेक्ट, अब जैसे ही कांटेक्ट में लाऊंगा और इनको सेपरेट करूंगा मैं, ध्यान देना, +10 -4 हो कितना हो जाएगा, 6 कूलम होगा, इट मीन्स +3 कूलम इसके ऊपर आएगा और +3 कूलम इसके ऊपर आएगा। और प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने इसके पहले के 3 लेक्चर्स देखे हो, प्रैक्टिस किया हो, तभी ये +3 आपको समझेगा, वरना बाउंस जाएगा सर +3 कैसे। ओके, चलो फिर सेकंड केस क्या था अपना, बी और सी को कांटेक्ट में लेना है। ओके, अब बी का चार्ज +3 है, -4 नहीं है, ध्यान देना आप लोगों के, बी एंड सी इन कांटेक्ट।
ध्यान दो। तो जैसे बी और सी कांटेक्ट में आएंगे मतलब -3 और ये 9, 9, 9 कूलम, सॉरी। ओके, कितना चार्ज है ये? +3 कूलम। अब जैसे मैं इनको कांटेक्ट में लाऊंगा तो क्या हो जाएगा? 9 3 12 होगा। 9 3 12 मतलब दोनों पे प्रॉपर डिवाइड होगा, मतलब यहाँ पे क्या मिलने वाला है मेरे को, आगे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं इनको कांटेक्ट में लाऊंगा तो कांटेक्ट में लाने के बाद मैं इनको सेपरेट भी तो करूंगा, सेपरेट करना जरूरी है भाई। कितना कितना मिल जाएगा? 9 3 12, 12 का आधा +6 कूलम, +6 कूलम। अब देखो सी का नया चार्ज यहाँ पे 9 था, यहाँ पे +6 हो गया। ओके, नाउ सी वाला पार्ट, सी एंड डी इन कॉन्टेक्ट, सी एंड डी इन कॉन्टेक्ट। अब सी तो मेरा ये हो गया है और डी मेरा ये हो गया है। ओके, बताओ भाई। अब क्या करूंगा मैं इनको? अब मैं इनको करूंगा सेपरेट। ओके, तो जैसे ये सेपरेट होंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? कितना आ रहा है आंसर? -6 आ रहा है। मतलब ये क्या मिलने वाला है आपको? -3 कूलम, या आपको क्या मिलेगा? -3 कूलम। तो फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं नया चार्ज लिखना चाहूं, क्या लिख सकता हूं मैं? रुक जाओ, दिख रहा है? दिख रहा है, चलो। फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चलो। तो ए का फाइनल चार्ज कितना है यहाँ पर? +3 कूलम। बी का कितना है? बी का कितना फाइनल चार्ज? +6 कूलम। सी का कितना है माइनस फाइनल चार्ज? -3 कूलम। डी का भी कितना है? -3 कूलम। ध्यान दो अभी यहाँ पर कि बी नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, सी पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, बाकी सबका नेचर सेम है। तो क्या बोला? फोर्स बिटवीन ए एंड डी इज अट्रैक्टिव रिपल्सिव। ए और डी के बीच में फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव होगा। इफ बी एंड सी आर प्लेस्ड अपार्ट 3 मीटर, फाइंड द फोर्स बिटवीन देम। बहुत सिंपल है यार। कितना आएगा फोर्स? 3 मीटर दूर रखा है इन लोगों को, तो के टाइम्स 6 × 3। -3 मत लेना, कहता हूँ मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ सिर्फ। डिस्टेंस कितना है? 3 का स्क्वायर, तो 3 × 1 = 3। आई थिंक 2 के मिल जाएगा। तो 9 × 10⁹ के की वैल्यू 9, 3 × 3 = 2 × 2 कितना रहा आंसर? 18 × 10⁹ न्यूटन। ओके, और इनका नेचर कैसा होगा मेरे प्यारे बच्चों? अट्रैक्टिव होगा, बी और सी का। ओके, क्लियर? इजी वन था। चलिए, बहुत बढ़िया। तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, खास करके क्लास क्वेश्चंस को तो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करना है आप सबको। चल भाई, अभी कसम से 40 मिनट ही हुआ है बच्चों, और आलस भयंकर आ रहा है मेरे को आज। यार ये आलस तो मेरे को कल भी आया था, सच बताओ तो। ओके, आ जाओ, क्वेश्चन पढ़ते हैं। टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्पीयर, two identical metallic sphere are separated by radius r, has force of interaction F. Now identical neutral conducting sphere is made in contact with A and separated then in same process which is made with B. Okay,
Now again A and B are separated by distance r, then find the net force and value of n. फिर से पढ़ के देखते हैं यार। देखो क्वेश्चन को ना 2 से 3 बार रीड किया करो, एक बार पढ़ने के बाद नहीं चमकता सवाल, 2 से 3 बार रीडिंग दो। टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्पीयर सेपरेटेड बाय रेडियस आर हैज फोर्स ऑफ इंटरेक्शन एफ। ओके, तो यहाँ पे 2 स्पीयर दिए गए अपने को, कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? एक का चार्ज है क्यू, एक का चार्ज है 2 क्यू, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है आर। कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, नाउ एन आइडेंटिकल न्यूट्रल स्पीयर, देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो क्या है? एफ है, पहले ही बोल रहे हो। ओके, तो पहले इस एफ की वैल्यू निकाल रहे हो यार। इनिशियली एफ फोर्स कितना होगा आपका? के टाइम्स क्यू इंटू 2Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। कितना मिल जाएगा ये? 2KQ बाय आर स्क्वायर। आपको एफ की वैल्यू मिल गई। चलिए, बहुत बढ़िया। नाउ एन आइडेंटिकल न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर, ध्यान दो यहां पर, इस वर्ड को ध्यान से देखो। नाउ आइडेंटिकल कंडक्टिंग आइडेंटिकल आइडेंटिकल न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर is made with is made in contact with A and then separated out। अगर मैं इसको A के साथ में कांटेक्ट में करूं देन सेपरेट कर लूं। चलो भाई, सबसे पहले कांटेक्ट में लाते हैं देन सेपरेट कर लेते हैं। तो ये A है, इट इज मेड विद इन कांटेक्ट विद न्यूट्रल स्फीयर। ओके, ये अपना न्यूट्रल स्फीयर है। तो जैसे ही ये इसके साथ कांटेक्ट में जाएगा, इसके ऊपर चार्ज क्यू दिया हुआ है, तो और जैसे ही कांटेक्ट में जाने के बाद में मैं इसको सेपरेट आउट करूंगा इन दोनों के ऊपर, तो फाइनल चार्ज होगा। ठीक है, तो ए के ऊपर फाइनल चार्ज कितना मिलने वाला है आपको? ए के ऊपर फाइनल चार्ज होगा Q/2, और इसके ऊपर भी फाइनल चार्ज कितना होगा आपका? Q/2 होगा। ओके, तो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं ना, अब ये न्यूट्रल स्फीयर नहीं रहा, अब ये कुछ तो हो गया है। ओके, नाउ with A and separated then same process is made with B। अब यही सेम प्रोसेस हमने B के साथ किया, लेकिन ध्यान में रखना B के साथ न्यूट्रल स्पीयर नहीं रखा है, अब उसने बोला नहीं है। ठीक है, कि B के साथ में हमने न्यूट्रल स्पीयर रखा है, मतलब कि मैंने इसी वाले स्पीयर को B के साथ कांटेक्ट में लगाया। मैंने इसी वाले स्पीयर को B के साथ कांटेक्ट में लगाया। ठीक है, कितना चार्ज है? ये 2Q है। अब एक बात बताओ जरा, कि ये जब जैसे ही कांटेक्ट में आएंगे और मैं इनको सेपरेट करूंगा, तो इनके ऊपर का फाइनल चार्ज कितना होगा? दैट इज Q/2 प्लस 2Q का हाफ होगा। हाँ या ना? इस टोटल चार्ज का आधा होगा ना? कितना मिलने वाला है ये मेरे को? 5Q/2 डिवाइडेड बाई 2, कितना मिल गया? 5Q/4। तो फाइनल चार्ज कितना होगा बी के ऊपर? इन दोनों पे सेपरेट होकर कितना मिलने वाला है बी के ऊपर फाइनल चार्ज? 5Q/4 का मिल जाएगा फाइनल चार्ज ऑन बी, दैट इज 5Q/4। तो आपको ए मिल गया, बी मिल गया। नाउ अगेन मैंने ए और बी को डिस्टेंस आर से ही सेपरेट किया हुआ है, ध्यान देना। अब मेरे लिए ए क्या है? अब मेरे लिए बॉडी ए का चार्ज है Q/2, और मेरे लिए बॉडी बी का चार्ज है 5Q/4। नाउ इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? आर है। ओके, और इनके बीच में जो फोर्स है वो कितना है? NF है। तो ये NF की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को? K टाइम्स Q/2 5Q/4 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर एकदम, चमक गया है। चलिए, तो इसको मैं अगले पेज पे लेता हूं। देखो, ठीक है, तो ये हमको मिल गया था। एफ की वैल्यू क्या थी अपने पास? 2KQ/R स्क्वायर।
अब देखो यहाँ पर क्या मिलने वाला है, 5q², 4 है ये 4। ओके, कितना मिल जाएगा मेरे को ये, 5k² क्यू² है ना ये, स्क्वायर होगा ना। ओके, 5k² डिवाइडेड बाय 8r², दैट इज योर NF। एफ की वैल्यू कितनी मेरे प्यारे बच्चों, 2k² डिवाइडेड बाय r², 5k² डिवाइडेड बाय 8r²। ओके, तो r² से r² क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल होगा। ओके, देखो r² से r² कैंसिल हो गया, k² कैंसिल हो गया, ये वैल्यू यहाँ यहाँ पे मिल जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 5/16। कितने मिल गए मेरे प्यारे बच्चों, n की वैल्यू, n की वैल्यू मेरे को मिल गई 5/16। कोई डाउट यहाँ तक आप सबको, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। ना, नाइस वन, अच्छा सवाल है, सीटी लेवल का है, जेई मेंस लेवल का है। ओके, ये सवाल आपका जेई मेंस, नीट और सीईटी पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। Okay, two charges as shown are separated by distance r as force F. Now 20% of charge from A is transferred to 1 coulomb. Okay, and again separated by distance r, then by what percentage does the force change? किस परसेंटेज से फोर्स की वैल्यू चेंज होगी? परसेंटेज शिफ्ट करना आता है आपको? सोच के बताओ जरा यार। देखो, आ जाओ, नहीं आता है तो करके दिखाएंगे हम, आ जाओ। ठीक है, इन मासे पे चार्ज कितना है, 2 कूलम का। ठीक है, यहाँ पे चार्ज कितना मिलने वाला है, 1 कूलम का। दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी। इससे मैंने 20% चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया है। 20% चार्ज मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। नाउ 20%, किसका 20%, 2 का 20%। तो जितना चार्ज हमने ट्रांसफर किया है वो क्या है, 2 कूलम का 20%। 2 कूलम का 20% कितना मिलेगा, 2 × 20/100, मतलब 2/5। तो 2/5 कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज 0.4। मतलब 0.4 कूलम का चार्ज मैंने ट्रांसफर कर दिया है। तो इसमें से 0.4 कूलम कम होगा और इसमें से, और 1 कूलम में 0.4 कूलम बढ़ जाएगा। ओके, तो नया बॉडी जो होगा इनका, ध्यान दो, इनका जो नया बॉडी होगा आफ्टर ट्रांसफरिंग द चार्ज, ये आपको मिलने वाला है 1.6 कूलम और ये आपको मिलने वाला है 1.4 कूलम। क्लियर एकदम। अगर मैं ओल्ड एफ की बात करता हूं, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, एफ ओरिजिनल लिख सकता हूं, दैट इज के टाइम्स 2 कूलम 1 कूलम डिवाइडेड बाय आर। कितना मिल जाएगा ये आपको, 2k/r² मिल जाए। ओके, एफ ओरिजिनल। जरा अब यहाँ पे एफ न्यू निकालो भाई, इनके बीच का डिस्टेंस भी आ रही है। यहाँ पे एफ न्यू क्या मिलने वाला है मेरे को, दैट इज के टाइम्स 1.6 कूलम इंटू 1.4 कूलम डिवाइडेड बाय r²। 1.6 इंटू 1.4, ये आपको मैनुअली सॉल्व करना पड़ेगा।
16 × 14 मतलब 14 × 14 196 196 प्लस 28 8 6 14 कैरी 1 9 10 2 12 2 224 आएगा बच्चों। आप लोग अपना मल्टीप्लाई करके देख लेना। ओके, तो ये कितना मिलेगा 2.24 के डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर मत कर देना गधो, कूलम यूनिट है वो, एंड इट इज योर एफ न्यू। ओके, तो नया फोर्स मिल गया, जूना फोर्स भी मिल गया। अब हमको निकालना है परसेंटेज चेंज। कितना निकालना है? परसेंटेज चेंज निकालना है। या फिर थोड़ा सिंपल सिंपल कर दो इसको। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 टाइम्स 2 × 1.12, 2 × 1.12 लिख सकता हूँ मैं इसको, 2.24 को। के डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बन रहा है ये? 2 k/r², 1.12 2 k/r²। कितना बन जाएगा ये? 1.12 टाइम्स एफ ओरिजिनल, 1.12 टाइम्स एफ ओरिजिनल। तो एफ न्यू आपको कितना मिल गया? 1.12 टाइम्स एफ ओरिजिनल। ओके, कोई डाउट यहां तक आपको? बिल्कुल भी नहीं। चलिए, दिस इज योर फाइनल चार्ज। एक काम करता हूँ ना, एक क्वेश्चन और लेके लेक्चर वाइंड अप करता हूँ मैं। जाता हूँ मस्त बढ़िया से चाय पीता हूँ भाई, नींद एकदम भयंकर लगी है। ठीक है, चलिए। तो परसेंटेज चेंज निकालना है इसके ऊपर। आई थिंक परसेंटेज चेंज आपको पता होगा। ठीक है, अगर नहीं पता है तो ये फॉर्मूला याद कर लो। यूनिट्स एंड मेजरमेंट जब स्टार्ट होगा देखना, इस साल यूनिट्स एंड मेजरमेंट में से 3 सवाल थे सीटी में। सिलेबस अपडेट हुआ है, और भरोसा करो जैसे ही 2027-28 में पेपर चेंज हुआ, सीटी का लेवल बहुत ऊपर जाएगा बच्चों। तो स्टार्टिंग पूरे की रखो कि एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए अपने से। ओके, नाउ परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज ऑफ फोर्स। कितना चेंज होगा परसेंट? डेल्टा एफ अपॉन एफ इंटू 100, चेंज इन परसेंटेज अपॉन ओरिजिनल एफ। मतलब एफ न्यू माइनस एफ ओल्ड, मतलब ओरिजिनल वाला, अपॉन एफ ओल्ड इंटू 100। हम लोग परसेंटेज भी ऐसे निकालते हैं ना, ऑब्टेन्ड मार्क्स माइनस टोटल मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100 इक्वल्स टू कितना? ये 1.12 एफ है, ये एफ है, डिवाइडेड बाय एफ है इंटू 100। कितना मिलने वाला है यहाँ पे आपको? 0.12 एफ डिवाइडेड बाय एफ इंटू 100। कितना मिल जाएगा? 0.12 इंटू 100। मतलब कितना आ गया आपका? आपका आ गया कि टोटल फोर्स कितना चेंज होगा? 12% फोर्स चेंज होगा चार्ज को ट्रांसफर करने के बाद में। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है आज तक? नहीं? आ जाओ। नाउ अगेन बेस्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका है एच सी वर्मा का। ओके, तो जितने क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगा ना मेरे प्यारे भाई, बस उसको प्रैक्टिस करो घर पे। कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, कोई पीवाईक्यू लेने की जरूरत नहीं है, बट जेई सीट और नीटी की एक बुक खरीद लेना पीवाईक्यू। उसके बाद किसी पब्लिकेशन का बुक लो कि सर ये सीटी की बुक है, हम लोग बाय कर ले, बिल्कुल भी नहीं। नीट के पीवाईक्यू, जेई के पीवाईक्यू और सीटी के पीवाईक्यू मोर देन इनफ, मोर देन सफिशियंट। और जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ वो। ओके, चलिए आ जाइए। रंग अच्छा नहीं लग रहा, चलो देखो। A charge Q is fixed at the bottom of smooth inclined at an angle theta. Wow, at an angle theta। ये जो चार्ज है ये फिक्स है मेरे प्यारे भाई। ओके, a block of mass m, a block of mass m, okay, and charge Q is to be placed on incline so that it remains at a rest. What should be the separation between them? इसको हमें रेस्ट पे रखना है, ये मूव नहीं होना चाहिए। ये फिक्स है तो ये रेस्ट पे रहेगा, ये भी रेस्ट पे रहना चाहिए, ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ओके,
चलिए, सवाल का पोस्टमार्टम किया जाए, ध्यान से देखना। ये स्मॉल क्यू क्या करेगा? इसको यहाँ पे रिपेल करेगा। हाँ या ना बोलो भाई। ये स्मॉल क्यू इसको क्या करेगा? यहाँ पर रिपेल करेगा। ओके, तो कौन से फोर्स से रिपेल रिपेल करेगा ये इसको? अगर मैं इनके बीच का डिस्टेंस आर मान लेता हूं, तो मुझे आर की ही तो वैल्यू निकालनी है। मुझे क्या चाहिए? मुझे आर की ही तो वैल्यू चाहिए। अगर इनके बीच का डिस्टेंस आर है, तो फोर्स कितना लगाएगा? के टाइम्स क्यू, क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। के टाइम्स क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर को ये फोर्स लगाएगा। ओके, चलो, के टाइम्स क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर का फोर्स लगाएगा। ये इसके ऊपर भी लगाएगा, लेकिन ये फिक्स है इसलिए देखना नहीं है हमको। और कौन कौन सा फोर्स लगने वाला है इसके ऊपर, ध्यान दो। सबसे पहले तो इसके ऊपर अब लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। क्या लगेगा अब? नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, एन। ओके, फिर उसके साथ में और क्या लग रहा होगा यहाँ पर? यहाँ पर लग रहा होगा आपका एम जी। कौन सा फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे? एम जी लग रहा होगा। रुक जाओ थोड़ा, दूसरा 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 रंग लेते हैं। सूट नहीं कर रहा। चलो ठीक है, देखो, ये अपना एम जी है। ठीक है, तो आई गेस कि आपको ये सब याद आ रहा होगा कि ये क्लास 11th वाला पार्ट है। कहाँ पढ़ा था आपने? लॉज ऑफ मोशन में, एफबीडी डायग्राम, मास ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन। ओके, तो ये इसका ओवरव्यू है। अब यहाँ पे जो जो फोर्स अब लग सकता है, यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ अगले वाले स्लाइड के ऊपर। ठीक है, चलिए, तो हमको यहाँ पे आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो निकाली जाए आर की वैल्यू। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं अपना स्ट्रक्चर पूरा का पूरा। अरे ये बहुत थिक हो गया। देखिए, तो यहाँ पे एंगल कितना है? ये एंगल थीटा है आपका। ओके, और यहाँ पे एक मास एम रखा हुआ है। चार्ज क्यू ऑफ मास एम। ध्यान दो, यहाँ से एक फोर्स एम जी नीचे लगेगा, बेशक लगेगा, जो लग ही रहा था। फिर यहाँ से एक फोर्स नॉर्मल ऊपर लगेगा, जो लग रहा था। ओके, और यहाँ से एक फोर्स यहाँ पे लगेगा। अच्छा, एक और बात ध्यान में रखना, ये नॉर्मल कभी सेंटर से नहीं लगता, नॉर्मल हमेशा यहाँ से लगता है। ओके, यहाँ से, बट हम लोग दिखाने के लिए यहाँ से दिखा देते हैं। चार्ज क्यू मास है, यहाँ पे छोड़ देता हूँ मैं। इसका चार्ज है कैपिटल क्यू, यहाँ पे एक स्मॉल चार्ज क्यू फिक्स है। ये इसको रिपेल करेगा तो कितना फोर्स लगाएगा? दैट इज के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है? आर स्क्वायर है इसके बीच का डिस्टेंस। ओके, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। उम्मीद करता हूँ कि इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ओके, आ जाओ। अब एक बार जरा ध्यान से देखना कि यहाँ पर ये नॉर्मल को बैलेंस करने के लिए एक वेक्टर कंपोनेंट यहाँ पे होगा, जो कौन रिजॉल्व करने वाला है? mg रिजॉल्व करेगा। और इसको रेस्ट पे रखना है, इस चार्ज q को। क्वेश्चन में ही मेंशन किया हुआ है, अ ब्लॉक ऑफ मास m and charge q is said to be on incline so that it remains at rest। इसको हमें रेस्ट पे रखना है, ये मूव नहीं करना चाहिए। अगर ये चार्ज क्यू इसको यहाँ पे रिपेल करेगा, तो ये इस साइड जाना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स एफ लग रहा है ना। लेकिन हमें क्या करना है? हमें इसको रोके रखना है। इसको मैं रोक के कब रख सकता हूँ? जब बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक यहाँ पे फोर्स लग रहा हो।
ठीक है। अब ध्यान देना, अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। जिन लोगों को नहीं पता, मैं एक बार शॉर्ट से दिखा देता हूं कि ये एंगल हम लोग ने कैसे निकाला है। इस मास को आप लोग पॉइंट मास समझ लो। इसका एक वेक्टर कंपोनेंट थीटा यहाँ पे गया है, दैट इज योर एम जी। एक यहाँ पे गया है। अब ध्यान देना जरा, ये जो नॉर्मल एन है, रुक जाओ, इसको ना इससे ड्रॉ करता हूँ मैं। ये देखो, एम जी को पूरा नीचे कर दो। ये सरफेस के परपेंडिकुलर है, नॉर्मल। ओके, ध्यान में रखना, नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर विद सरफेस। तो ये आपका नॉर्मल हो गया। अब ये आपका देखो, ये एम जी बाहर है ना, तो इसको भी निकालो बाहर। ये एंगल आपका थीटा होगा। कैसे थीटा होगा? ये 90 डिग्री होगा, ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, ये टोटल एंगल 90 है, तो ये एंगल भी आपका थीटा मिल जाएगा। तो वही तो लिखा है मैंने, ये एंगल हमारा थीटा है। ओके, इसको साइड में कर देता हूँ एज ए बेसिक कंसेप्ट। तो यहाँ पर थीटा जिसके साइड में होता है, ध्यान में रखना, एम जी लाल वाले का नहीं है, सफेद वाले का है। थीटा जिसके साइड में होता है उसके पास होता है कॉस कंपोनेंट, विच इज एम जी कॉस थीटा। और जिसके साइड में नहीं होता, परपेंडिकुलर वाले के पास होता है एम जी साइन कंपोनेंट। तो ध्यान दो, यहाँ पे इसको बैलेंस कौन कर रहा है? के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इज बैलेंस्ड बाय एम जी साइन थीटा। तो आर स्क्वायर निकालना है, आर स्क्वायर यहाँ पे कर दो। क्या 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 मिल जाएगा आपको? क्यू 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 डिवाइडेड बाय एम जी साइन थीटा। क्यू 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 डिवाइडेड बाय एम जी साइन थीटा। तो आर की वैल्यू क्या मिल गई आपको? अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय एम जी साइन थीटा। क्लियर? मिल गया आपको डिस्टेंस बिटवीन देम, आर का वैल्यू के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय एम जी साइन थीटा। अब देखो, अब जब इस क्वेश्चन को थोड़ा और इनको सिंपल करना होगा, जैसे कि सीटी में क्या पूछा जा सकता है, सीटी में सेम प्रॉब्लम देगा, बस थीटा की वैल्यू बोल देगा कि बच्चा लेट सपोज कि आपके थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। क्वेश्चन क्या बन जाएगा? अ चार्ज क्यू इज फिक्स्ड एट बॉटम ऑफ अ स्मूथ इंक्लाइन ऑफ एंगल 30 डिग्री, अ ब्लॉक ऑफ मास एम एंड चार्ज क्यू की वैल्यू दे सकता है वो प्लस 2 कूलम is placed on incline so that it remains at rest. What should be the separation between them? तो वो सबकी वैल्यू देके पूछ लेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे अगर मैं थीटा को 30 डिग्री मान लेता हूँ, इफ थीटा इज 30 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू में 30 डिग्री मान लेता हूँ, क्या मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे? आर साइन थीटा कितना होता है? 1/2 होगा। ये आपका बन जाएगा 2k/q डिवाइडेड बाय एम जी। ये वैल्यू बन जाएगा। कब बन जाएगा? जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होगा, वरना यही अपना होगा फाइनल आंसर। क्लियर एकदम? तो क्या मिल गया अपने को आंसर? आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ के टाइम्स क्यू क्यू डिवाइडेड बाय एम जी साइन थीटा। ठीक है, चलिए तो काम करता हूं, मैं आज के लिए इतना ही वाइंड अप करता हूं, और शीट्स भी इतनी ही थी। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर करना क्या है। सबसे पहले आज अपना था, आई थिंक चौथा लेक्चर था, मेरे को लग रहा है चौथा कि पांचवा लेक्चर था अपना। ओके, तो आपको सारे क्वेश्चन अब रिवाइज करना स्टार्ट करना है, क्योंकि अब इसके बाद कम से कम 3 क्लास केवल क्वेश्चन ही चलने वाले हैं, और मैं थोड़ा थोड़ा एडवांस को भी अब टच करने का कोशिश करूंगा। क्यों? क्योंकि नीट का पेपर इस साल टफ सेट हुआ था, तो सीईटी वाले ये अंदाजा मत रखना कि आपका पेपर सिंपल आएगा। ज्यादा नहीं, जो सीटी लेवल पे एडवांस के जो पहले के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मैं उनको थोड़ा सा टच करने का कोशिश करूंगा। और एक आपके लिए अराउंड 700 क्वेश्चंस की शीट मैं तैयार कर रहा हूँ विद सॉल्यूशन, जो आपको सॉल्व करनी है। पूरी शीट बिल्कुल भी नहीं करनी है, स्टार्टिंग के 50, लास्ट के 50 और बीच के 50 करने हैं बस, और क्लास के क्वेश्चंस करने हैं। जब तक क्लास आपकी चलेगी, चैप्टर चलने वाला है, वो शीट साथ में सॉल्व करते रहना है। जैसे लेक्चर खत्म हुआ, नया टॉपिक स्टार्ट हो, वो शीट स्टॉप कर देनी है। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। पढ़ते रहो, खुश रहो।